परमाणु यानी एटम, ये शब्द सुनते ही क्या याद आता है? शायद स्कूल की साइंस की किताब, जॉन डाल्टन का नाम और साल 1803, है ना? पर क्या हो अगर ये पूरी कहानी न हो? अगर ये कहा जाए कि एटम की असली कहानी, इसकी जड़ें इससे भी कोई 2500 साल पुरानी है। जी हाँ, आज हम विज्ञान के इतिहास का एक ऐसा पन्ना खोलने वाले हैं जो अक्सर किताबों में मिलता ही नहीं। तो देखिए, ये फासला कितना बड़ा है। एक तरफ है जॉन डाल्टन, साल है 1803, और दूसरी तरफ आचार्य कणाद, लगभग 600 ईसा पूर्व, मतलब 2500 साल से भी ज्यादा का अंतर। सोचने वाली बात है ना? तो फिर असली शुरुआत कहाँ से हुई? परमाणु का आइडिया सबसे पहले किसके दिमाग में आया? तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम 3 अलग-अलग प्राचीन भारतीय नजरियों को देखेंगे। सबसे पहले आचार्य कणाद, जिन्होंने एटम का पहला खाका तैयार किया। फिर बौद्ध धर्म का एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट, जहां एटम बस पलक झपकने भर के लिए होता है। और फिर जैन धर्म का नजरिया। और आखिर में हम इन सारे प्राचीन धागों को आज की मॉडर्न साइंस से जोड़कर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आचार्य कणाद की, पहले एटमिस्ट। कह सकते हैं कि उन्होंने ही मैटर का वो फाउंडेशनल ब्लूप्रिंट, वो बुनियादी नक्शा तैयार किया। इनका असली नाम कश्यप था और कई लोग इन्हें दुनिया का पहला एटॉमिक साइंटिस्ट भी मानते हैं। अच्छा, तो कणाद के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल क्या था? वो ये था कि किसी भी चीज को आखिर कितना तोड़ा जा सकता है। उन्होंने इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझाया। सोचिए, हाथ में मिट्टी का एक ढेला है, उसे तोड़ते हैं और छोटे टुकड़े करते हैं, फिर और करते करते वो धूल बन जाता है। लेकिन एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना, जब वो कण इतना छोटा हो जाएगा कि उसे और तोड़ा ही नहीं जा सकता। बस इसी सबसे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल को कणाद ने नाम दिया अणु। उनका सिद्धांत एकदम साफ था, वो चीज जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता वही अणु है। कितना सिंपल लेकिन कितना गहरा विचार है। सोचकर देखिए, यही वो आइडिया है जो हजारों साल बाद मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की नींव बना। कमाल है ना? लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। कणाद ने एक और बड़ी कमाल की बात कही। उन्होंने कहा कि ये अणु शाश्वत हैं, इटर्नल है। मतलब चीजें तो नष्ट हो सकती हैं, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट खत्म हो सकता है, जैसे लकड़ी जलकर राख बन गई, लेकिन उसके जो फंडामेंटल अणु हैं वो कभी नष्ट नहीं होते, वो बस अपना रूप बदलते हैं। ये सुनकर कुछ याद आया? जी, ये आज के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कितना मिलता जुलता है कि मैटर को न बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। कणाद सिर्फ एक अकेले पार्टिकल पर नहीं रुके। उन्होंने ये भी बताया कि जब 2 अणु आपस में जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं द्वयणुक। अब इस शब्द को आज की साइंस से जोड़कर देखिए। द्वि मतलब 2। ये और कुछ नहीं बल्कि हमारा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम मिलके H2 बनाते हैं, या ऑक्सीजन के 2 एटम। और कहानी यही नहीं रुकती। अगर 2 अणु जुड़ सकते हैं तो 3 क्यों नहीं? बिल्कुल, जब 3 अणु जुड़ते हैं तो उसे उन्होंने कहा त्रिअणुक। त्रि यानी 3। इसका बेस्ट मॉडर्न एग्जाम्पल क्या है? ओजोन यानी O3, जो ऑक्सीजन के 3 एटम से बनता है। मतलब वो सिर्फ एटम को नहीं समझ रहे थे, बल्कि ये भी समझ रहे थे कि ये एटम आपस में मिलकर बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीजें कैसे बनाते हैं। तो ये था कणाद का नजरिया। अब कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ लाते हैं और चलते हैं बौद्ध दर्शन की तरफ। यहाँ एटम का आइडिया एकदम अलग है, और सच कहूं तो शायद और भी ज्यादा हैरान करने वाला। इसमें एक तरह का क्वांटम ट्विस्ट है। तो बौद्ध दर्शन के मुताबिक, जिसे वो रूप कलाप कहते हैं, एटम कोई परमानेंट ठोस चीज है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो हर पल, एवरी सिंगल मोमेंट पैदा होता है और अगले ही पल खत्म हो जाता है, एक पलक झपकने की तरह, आया और गया। ये आइडिया कितना ज्यादा मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स जैसा लगता है, जहां पार्टिकल्स को एक स्थिर चीज की तरह नहीं बल्कि एनर्जी के पैकेट्स के तौर पर देखा जाता है, जो लगातार बदलते रहते हैं। तो इन पलक झपकते बनने बिगड़ने वाले परमाणुओं को समझने के लिए उन्होंने इसके 8 गुण बताए। 4 तो हो गए फिजिकल, यानी सॉलिडिटी, कोहेजन, टेम्परेचर और मोशन, और बाकी 4 सेंसरी, यानी कलर, टेस्ट, स्मेल और टच। ये असल में अपने आसपास की दुनिया को उसके सबसे बेसिक लेवल पर समझने और क्लासिफाई करने का एक बहुत ही गहरा तरीका था। तो कणाद हो गए, बौद्ध दर्शन हो गया। अब आते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर,
जैन धर्म, इनका फोकस एटम के सेंसरी और फिजिकल गुणों पर ज्यादा था, मतलब थ्योरी को जमीनी हकीकत से जोड़ने पर। जैन दर्शन में भी यूनिवर्स के सबसे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल का आइडिया मिलता है और इसे वो कहते हैं परमाणु। ये बिल्कुल कणाद के अणु जैसा ही है, मतलब मैटर का वो सबसे छोटा हिस्सा जिसे और नहीं तोड़ सकते। तो देखा, आइडिया वही है, बस नाम थोड़ा अलग। और ये बहुत दिलचस्प है। देखिए कैसे दो अलग अलग फिलॉसफिकल रास्ते एक ही साइंटिफिक सच्चाई तक पहुंच रहे हैं। कणाद ने जब दो एटम जुड़े तो उसे द्वयणुक कहा, और जैन धर्म में इसी चीज को कहा गया स्कंध। नाम अलग अलग पर कॉन्सेप्ट एक ही है, जिसे आज हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जैन दर्शन में एक और बड़ी ही जबरदस्त बात है। उन्होंने कहा कि एटम्स की स्पीड, उनकी गति, ये तय करती है कि कोई चीज सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या गैस। सोचिए जरा, जब मोशन स्लो है तो चीज ठोस यानी सॉलिड है, जब मोशन तेज हुआ तो वो लिक्विड बन गई, और जब मोशन सबसे तेज हुआ तो वो गैस बन गई। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई जो हम आज बर्फ, पानी और भाप के बारे में पढ़ते हैं। तीनों है तो H2O ही, फर्क सिर्फ उनके मॉलिक्यूल्स की स्पीड का है ना शानदार? तो हमने 3 अलग अलग प्राचीन नजरिए देखे। अब वक्त है इन सबको एक साथ रखने का। चलिए इन पुराने नक्शों को मॉडर्न साइंस के नक्शे पर रख कर देखते हैं कि हजारों साल पुरानी ये कड़ियां आखिर कैसे जुड़ती हैं। ये टेबल सब कुछ एक साथ दिखाती है। देखिए, जो इनडिविजिबल यूनिट है उसे कणाद ने अणु कहा, जैन धर्म ने परमाणु कहा, और आज हम उसे एटम कहते हैं। परमानेंस की बात करें तो कणाद और जैन धर्म इसे इटर्नल यानी शाश्वत मानते हैं, जो कॉन्जर्वेशन ऑफ मैटर जैसा है। वहीं बौद्ध धर्म का मोमेंटरी यानी क्षणिक एटम का आइडिया हमें सीधे क्वांटम फिजिक्स की याद दिलाता है। और मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट वो भी द्वयणुक और स्कंध के रूप में मौजूद है। ये समानताएं सच में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो टेक अवे क्या है? निचोड़ ये है कि इन प्राचीन भारतीय दर्शनों ने आज से 2500 साल पहले ही एटम की इतनी गहरी थ्योरीज बना ली थीं। इनमें मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट था, मैटर की कंजर्वेशन का आइडिया था, और यहाँ तक कि क्वांटम बिहेवियर जैसी बातें भी थीं। ये हमें बस एक बात याद दिलाता है कि साइंस का इतिहास जितना हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं उससे कई ज्यादा गहरा और ग्लोबल है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही बड़े और दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे प्राचीन इतिहास में विज्ञान के और ऐसे कितने ही रहस्य दबे पड़े हैं जो बस किसी के खोज निकालने का इंतजार कर रहे हैं।